हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास से स्टार्ट किए हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स लाइट एज पार्टिकल की पढ़ाई स्टार्ट करी है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टिकल मानने से क्या क्या चीज़ें, उसका एनर्जी, उसका मोमेंटम, ये सब डिफाइन किया। और फिर ये पढ़ा कि लाइट किसी चीज़ पर पड़ेगी, उससे टकराएगी तो उस पर फोर्स, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब लास्ट क्लास में बताया गया था आपको कि एक लास्ट में जो पढ़े नोट लिखवाए थे कि कर्व सरफेस है, फ्लैट सरफेस है तब तो ठीक है। अगर ब्लैक बॉडी है तो I/C प्रेशर हो गया, अगर रिफ्लेक्टर है तो 2I/C हो गया, और पार्शियल है तो दोनों का रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। लेकिन अगर सरफेस ही फ्लैट ना हो, कर्व हो, तो इफेक्टिव एरिया वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन ये भी ध्यान होगा उस समय क्वेश्चन में जरूर से वो सरफेस ब्लैक बॉडी ही देगा, है ना। लेकिन अगर एक और स्पेशल नोट है, नोट का एक स्पेशल पॉइंट, नोट नंबर 1 वो था, नंबर 2 हो गया कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, ध्यान रहे स्फेरिकल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ फोटॉन्स गिरेगी, अगर हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ फोटॉन्स गिरेगी, ध्यान रहे ओनली फॉर क्या, स्फेरिकल सरफेस। हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ फोटॉन्स अगर गिरता है तो यहाँ का प्रेशर, जो प्रेशर होगा, आप अभी भी I/C ही ले, जो फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स जो निकालना हो वो आएगा हमें अभी भी I/C इंटू πr²। ये एक स्पेशल जिस रिजल्ट को प्रूव किया जा सकता है, यहाँ प्रूव नहीं किया जाएगा आपके लिए, एक स्पेशल रिजल्ट है, याद रखेंगे। जैसे अगर ये ब्लैक बॉडी हो तो ये आंसर आता, स्फेयर ब्लैक बॉडी हो तो आंसर आता ना, बट नहीं, स्फेरिकल सरफेस है तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी नेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये ध्यान रखना है। बट इट इज ओनली फॉर स्फेरिकल, ध्यान रखना है, चाहे जिस भी नेचर को, जैसे कि ब्लैक बॉडी ना होके परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो गया या कुछ पार्शियल हो गया, दिस कैन बी प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड इट विल द फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू I/C इंटू πr²। वी आर नॉट प्रूविंग इट हियर, जस्ट यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट करता है फोटॉन का कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और पिछले क्लास में आपको हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का बारे में बताया था कि फॉर्मूले फिक्स है। जैसे अभी फोटॉन फॉर्मूला 2 ही आपका आया, एक एनर्जी के Sc/λ या hν, और मोमेंटम का E/c या h/λ। इतने से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट मैंने कहा था कि हमेशा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। हमने पिछले बार एक बार और बताई थी कि अक्सर सिंस हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो हमारे यहाँ जो आंसर दिए रहते हैं, हमको आंसर नोन होते हैं, आपको पहचानना होता है, 4 ऑप्शन में से अपना पहचानना होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ ट्रिक से सोचे, कैलकुलेशन एंड तक ना करके बीच में ही गेस कर लेंगे कि ये आंसर हो सकता है और टिक करेंगे। ये काम आपके साथ हम करके दिखाएंगे ताकि आप भी इस प्रोसेस को समझें और कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। हम एक चीज पहले बता दें आपको, कभी भी मैं इंटेंसिटी वाली बात, बिकॉज ये कंफ्यूजन रह जाएगा, हम चाहते हैं जो क्वेश्चन थे सब लोग जरूर करें, इसलिए मैं फिर से एक बार बता दूं। इंटेंसिटी क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इंटेंसिटी यानी ये हो जाता था पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड वाज पावर। इसलिए अगर इंटेंसिटी देके नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना चाहता है, तो अगर हम एनर्जी का डिवाइड कर दे, एक फोटॉन की एनर्जी का, इंटेंसिटी में अगर एक फोटॉन की एनर्जी का डिवीजन करते हैं, तो हमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। चलिए कैलकुलेशन तेज करेंगे और
ये चैप्टर में अलग ढंग से आपको पढ़ा रहे, हम चारों ऑप्शन भी लिखेंगे। हम चाहते कि आप सारे ऑप्शंस आप आंसर एंड तक ना सॉल्व करें, बीच में कैलकुलेशन को देख के आप आंसर टिक कर दें, ठीक है। इसका कोशिश सब लोग हमेशा करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए हम 3, 4, 5 क्वेश्चन करते हैं करीब, आप सॉल्व कीजिए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हम यहाँ डेटा लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे और ऑप्शन लिखेंगे, आप टिक करेंगे, ठीक है। देखिए तो फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा एक चीज बालक रुक जाओ, और H की वैल्यू क्या बताए थे, 6.610 पर -34 जूल सेकेंड बताए थे, और C होगा 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्यों ना हम लोग HC को ही याद कर लें, बिकॉज दोनों ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो क्यों ना हम HC की वैल्यू H को ही याद करें, HC ही याद कर लें। तो HC की वैल्यू हो जाएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, नहीं वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। SC की वैल्यू हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो अगर आप वेवलेंथ यहाँ लिखते हैं नैनोमीटर में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी आ जाएगा। HC बाय लेमडा यहाँ लिखेंगे ना, तो लेमडा अगर आप नैनोमीटर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। और शायद आप सब जानते होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वल टू 1.610 पर -19 जूल, इलेक्ट्रॉन इंटू जूल। तो ये सब डाटा आप यूज करोगे, ये डाटा आपको याद भी करना है। तो आज यूज करेंगे और आगे से हम याद रखेंगे डाटा को, ठीक है। क्वेश्चन 1 तो फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शंस में लिखता हूं, आप आंसर टिक कीजिए। पहला है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन है, मेरे ऑप्शन लिखते लिखते आपका आंसर आ जाना चाहिए, 248 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी है 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए इसमें आंसर कौन है, बताइए आंसर कौन है इसमें का। यस, आंसर इज बी, है ना। कैसे, तो एनर्जी इक्वल होगा सर SC बाई लेमडा। मेरे करने से पहले जरूर हो जाना चाहिए आपका, पॉज नहीं करना है, पॉज नहीं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जिसमें हर कैडर का बच्चा कर लेता उतना समय देते हैं आपको हम। मेरे करने से पहले आपका हो रहा है तभी आप सही पढ़ रहे हैं। मैं तौल के दे रहा हूँ, जितना जरूरत उतना समय दूंगा, आपको उसमें एडजस्ट करना है, तभी आप सीखेंगे। इसी में तो हो गया 1240 अपॉन 5000। और घबराएंगे नहीं, हम कर धीरे धीरे कैलकुलेशन को तेज करेंगे, आप समझेंगे। ये डिवाइड करना है, लेमडा हमारा एंगस्ट्रॉम में है, अगर हम एक जीरो हटा देंगे तो नैनोमीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम होता 10⁻10 और नैनोमीटर 10⁻9। तो 5000 इन 10⁻10 इज 500 इन 10⁻9। भी है, हालांकि इस सबका कोई मतलब नहीं है, 505 कोई मतलब नहीं। कैलकुलेशन को देखना, अब इसके बाद सॉल्व करना, डिवाइड करना बेवकूफ़ी है। सीधा इसने के बाद टिक मारना है। कैसे, अब देखिए यहाँ 5 है, ऊपर कुछ है, डिवाइड करने से बेहतर है मन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 का, सारे यहाँ 100 सब 1 पर सब 0 हो जाएगा। और पावर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सब में है ना, सब में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, इसलिए हम लोग इस पावर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे कितना पावर आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो खत्म। 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 248। तो 248 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक करेंगे, ऐसे करना है, डिवाइड नहीं करना है। और
एग्जैक्ट आंसर भी नहीं लाना है, बीच में आंसर टिक मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे कीजिए सब लोग तेज। फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3313 एंगस्ट्रॉम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग दिस वेवलेंथ। कीजिए आंसर बताइए। ऑप्शंस में लिख देता हूं आपका। पहला 2 × 10 पावर 27 kg मीटर सेकेंड। बी 3 × 10 पावर 27 kg मीटर सेकेंड। सी 3.2 10 पावर 27 kg मीटर सेकेंड। एंड डी इज 4.1 10 पावर 27 kg मीटर सेकेंड। इसमें से ऑप्शन आप पहचानिए कौन ऑप्शन होगा। अब हो जाए, इतना देर हो जाना चाहिए। तो बोलिए आंसर हो गया क्या? मोमेंटम। तो मोमेंटम कल पढ़ाया गया आपको h/λ। h होगा 6.6 10 पावर -34 अपन λ 3313। ये हुआ, बस खत्म हो गया। सारे यूनिट सेम दिए हैं। अभी 333 ऊपर 66 है, तो 2 के आसपास आंसर होना चाहिए। आंसर शुड बी क्लोज टू 2, सो दिस इज द आंसर। अभी मैं पावर पे भी ध्यान नहीं दूंगा कि कितना पावर होगा, क्या केजी, क्या क्या मतलब है। मुझे आंसर नहीं लाना, ऑप्शन लाना। आंसर नहीं लाना, ऑप्शन लाना। ऑप्शन दिया हो, सबके पावर सेम है, सबके यूनिट सेम है, तो ये इसके अलावा तो कोई हो भी नहीं सकता ना। ऐसे करना है कंपटीशन क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, wavelength of a photon having energy 10.2 electron volt, having energy 10.2 electron volt। इसका वेवलेंथ बताना है। योर ऑप्शंस आर 4800 एंगस्ट्रॉम, 3126 एंगस्ट्रॉम, बी C option 1216 angstrom and D 603 angstrom। तो इसमें से कौन आंसर होगा? जिसकी एनर्जी इतना है उसका वेवलेंथ कितना होगा? हो गया, हो जाना चाहिए इतना देर में। बोलिए तो E इक्वल टू hc/λ, यानी λ इक्वल टू hc/E। सो आंसर हो गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपान लैम्डा बाय एनर्जी। एनर्जी हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब इससे अंदाजा लेना चालू करिए, सॉल्व मत कीजिए, अंदाजा लेना चालू करिए, बिकॉज सभी एंगस्ट्रॉम में ही है। तो 124 102, ये 124 है, 102 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा, 102 से 124 थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जो डिवीजन में पहला इंटीजर 1 आएगा, तो बोलिए आंसर कौन होगा? आंसर विल बी सी। आप डिवाइड करते रहे कैलकुलेटर से, क्वेश्चन करने वाला करके आगे बढ़ जाएगा। ये ट्रिक फॉलो करना है आपको।
आपको आंसर नहीं लाना है, ऑप्शन लेना है, ऑप्शन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए कि ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ए मोनोक्रोमेटिक point source of light, point source of light having 2 watt power, having 2 watt power, 2 watt power, emit photons, emit light लिखो, photons नहीं लिखो बालक, light लिखो, emit light of wavelength, emit light of wavelength 4100, light of wavelength 4100 angstrom, 4100 angstrom, 412 पावर, उस पॉइंट सोर्स का पावर 2 वॉट है, और कितना लेमडा का लाइट निकलता है उसमें से 4100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब लिखो कि लाइट डिटेक्टर इज प्लेस्ड, लाइट डिटेक्टर ऑफ एरिया, लाइट डिटेक्टर ऑफ एरिया 0.2 centimeter square, light detector of area 0.2 centimeter square is kept at a distance, 1 meter from the source, kept at a distance 1 meter from the source, 1 meter from the source. Then find पहला क्वेश्चन, इसका ए पार्ट, इंटेंसिटी एट डिटेक्टर, इंटेंसिटी एट डिटेक्टर, यहां पे पॉइंट सोर्स है, इससे 1 मीटर दूर पर एक डिटेक्टर रखा है, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी या डिटेक्टर कितना होगा? हुआ, सॉरी ऑप्शंस भी लिख देते हैं, आप ऑप्शन लिख दे आपके लिए हम, ऑप्शंस आर 100 watt per meter square, 120 watt per meter square, 160 watt per meter square and 180 watt per meter square। वहाँ की इंटेंसिटी वॉट नहीं आएगा, मिली वॉट आएगा, स्मॉल एम, मिली वॉट। बोलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा?
हुआ? कैसे करोगे बताओ? कैसे सोचते हैं? पॉइंट है तो इसमें से सभी दिशाओं में ऐसा लाइट निकलेगा, है ना? जो यहाँ निकलेगा वो एक स्फेयर पे जाके गिरेगा, 1 मीटर के स्फेयर पे। तो ये 1 मीटर के स्फेयर पे 1 सेकेंड में 2 वॉट एनर्जी यहाँ से निकल रही है। तो पूरे स्फेयर पे कितना वॉट गिरेगा? जितना निकलेगा उतना गिरेगा। तो पूरे स्फेयर पर एक ही इंटेंसिटी होगी कि पूरे स्फेयर पे पहुंच रहा है 2 वॉट, इसलिए पूरे स्फेयर पे जो इंटेंसिटी होगा उसका हर एक पॉइंट पे वही होगा। इसलिए यहां बताना तो पूरे स्फेयर का निकाल लेंगे, इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगा पावर पॉइंट एरिया 4 पाई इंटू r²। ठीक है, पावर दिया हमको कितना? 2/4 इंटू 22/7। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें तो ये 2 हो गया, 7/42 कुछ वॉट मिली वॉट सब आएगा। हम उसके सबका देख रहे हो, मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर सब, तो उस पर अब इसके पावर पे नहीं ध्यान देना है, बस इंटीजर पे ध्यान देना है। इसमें 10 है, इसमें 12 है, 16 है, 180। इसका डिवीजन में हम एक पर ध्यान देंगे बस। एक बार ध्यान, अगर 7 डिवाइड करते हैं 44 से तो 0 बढ़ा लेते हैं तो ये 44 हो गया, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, नहीं? तो अब अगले बार कितना जाएगा ये? तो 6 के राउंड जाएगा, 6 से थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए बस हो गया। अब ये कुछ 6 आने वाला था, आंसर हो गया कौन? सी। अब मिली वॉट अपने आ जाएगा, वो क्यों हम चेक करेंगे? वो तो ऑप्शन में दिया हुआ है, मिली वॉट लाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही आंसर दिया, खुद ही जाएगा, तो आंसर हो गया सी। इस तरह से करेंगे। अगला पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट लिखा जाए, पावर रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। पावर रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। Power received by the detector. Your options are 1.2 milliwatt, मिली नहीं, माइक्रो, जब 10 माइनस माइक्रो हो जाएगा, 1.2 माइक्रोवाट, 1.6 माइक्रोवाट, 2.4 माइक्रोवाट, and D is 3.2 माइक्रोवाट। बोलिए कौन सा आंसर सही होगा? वहां पर कितना वॉट एनर्जी रिसीवर डिटेक्टर को कितना एनर्जी मिल रही है? हो गया? कैसे करेंगे हम? अब इस रिसीवर यहाँ का इंटेंसिटी पता चल गया। हम जानते हैं, अभी बात हुआ था, कहीं पर इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पॉइंट एरिया। तो हमने पूरे स्फेयर पर निकाला और हर एक पॉइंट पे पूछा तो वहीं बता दिया। अब इस डिटेक्टर में कितना एनर्जी जाएगा, तो यहाँ की इंटेंसिटी पता, आप डिटेक्टर का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें जाने वाला टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए? इसलिए पावर होना चाहिए इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द डिटेक्टर। इंटेंसिटी तो वहां निकाले हम लोग 160 समथिंग, इंटू एरिया कितना है 0.2। आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट द यूनिट्स बिकॉज अगेन ऑल यूनिट्स आर सेम। अगर इसमें कहीं मिली कहीं माइक्रो होता तब जाकर हम यहाँ अलर्ट होकर सब कुछ लिखते। जब सब एक ही यूनिट दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो सही होगा ना। हम उसमें क्वेश्चन का ऑथेंटिसिटी क्यों चेक करके माइक्रो ही आएगा? वो तो सही, वो तो लोग क्वेश्चन बनाने वाला पूरा सॉल्व करके आंसर दिया होगा। डोंट चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड योर ऑप्शन। ओके, सो मल्टीप्लाई को 32 आएगा, 16 to 32, दिस इज आवर आंसर।
Don't solve. Don't go for micro milli. Once two options are same and one of them is given in milli, another in micro, then we need the powers and all those. If all are same, so just concentrate on the integer part, the numerical part, and take the option. Okay, ये हो गया. थर्ड पार्ट बताना है. find the number of photons. Find the number of photons incident. Find the number of photons incident on the detector. Number of photons incident on the detector. Your options are, पहला ऑप्शन है 2.8 into 10 power. Find the number of photons find the number of photons incident on the detector per second. Per second यूज कर लेना उसमें. A ऑप्शन, B ऑप्शन 3.4 into 10 power 12 photons. C ऑप्शन 4.3 into 10 power 12 photons. And D option 6.6 in 10 power 12 photons. ये 4.3 5.3 ले लेते हैं. ये अब बताना है कौन सही है. कीजिए ध्यान से. इस बार थोड़ा कैलकुलेशन पे गड़बड़ कर सकते हैं. ध्यान से कीजिए. ये मैं करता हूं. ये वैल्यू हम लोग कितनी आई थी? 160 32 ना. ये 3.2 तो हो गया 3.2 माइक्रोवाट उस पर एनर्जी गिर रही थी डिटेक्टर पर. तो उसमें एक जो फोटॉन्स गिर रहे थे उनकी एनर्जी डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? 3.2 माइक्रोवाट अपान पर सेकेंड तो है ही ये, और अपान क्या? एक फोटोन की एनर्जी. तो 1240 अपान 4100 नहीं, एक जीरो हटा देंगे, नैनोमीटर ना. तो आ जाना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो रहा है. ध्यान दो, यहाँ बालक यहाँ वॉट लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो जूल है नीचे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा. तो बदल लो इसको. पहले ये पहले ऊपर लेके चले जाता है. 3.2 और 41 ऊपर चले गया,
124 नीचे है और यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगेन पावर का ध्यान नहीं देना है, पावर सब में एक है, बस ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ध्यान देना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। ये 2 आ गया नहीं, और ये हो जाएगा कितना 82 ना, 82 में डिवीजन होगा 124 का, तो कितना पावर जाएगा, 0 बढ़ा लेते हैं तो कितना जाएगा 6 के अराउंड जाएगा वाला, 6 जाएगा तो कितना 24, कितना करीब नहीं, ये होगा 6। अब हो गया 6 आ गया तो 6 ठीक है ना, तो अब 6 देख लेते हैं। 6 है तो ऑप्शन 6 वाला तो यही है, तो यही आंसर हो, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, अब ये गलती नहीं करना है। अब यूनिट में जूल सेकंड में तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो आएगा ना, उसको थोड़ी आप नेग्लेक्ट करोगे, पावर्स नेग्लेक्ट करने को मैं बोला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन फोटोन पे लिखा जाए कि a horizontal, a parallel beam of photons of intensity 10 watt per meter square, 10 watt per meter square is incident normally on a surface which absorbs 70% of the incident photons. 70% of the incident photons. Then find the radiant pressure over the surface. Then find the radiant pressure over the surface. चलिए बताइए। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे आप लोग। फॉर्मूला कैसे आएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 70% एब्जॉर्ब, तो 0.7 इंटू I/C, और 30% रिफ्लेक्ट, तो 0.3 इंटू 2I/C। बस तो हो गया, सिंपल इतनी बात हो गया। ये हो गया 1.3 I/C, नहीं? So answer is 1.3 into I is 10 watt, इतना into 3 into 10 power 8, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई प्रेशर, रेडिएंट प्रेशर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये आप कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग अब फोटोन के बारे में जान गए, अब हम लोग फोटोन का यूज करेंगे। तो हम लोग अब टॉपिक्स फोटोन का यूज करने जा रहे हैं। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइट पहले शुरुआत में जब पढ़ाई चालू हुआ लाइट का, तो न्यूटन के समय भी पढ़ाई चालू हुआ था। तो न्यूटन के लोगों ने पहले पार्टिकल माना था, फिर वो पार्टिकल नेचर मानने से बहुत कुछ गलतियां उसमें निकल आई जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे फिनोमेना थे जो पार्टिकल मानने से गलत हो जाते थे। तो बाद में फिर मैक्सवेल, हर्ट्ज, प्लैंक, इस समय जो लोग थे उन लोगों ने लाइट को वेव माना और वेव मान के थ्योरी बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाई, लाइट के इक्वेशंस लिखे, लाइट कैसे चलेगा ये लिखे, लाइट का दो लाइट मिलेगा तो क्या होगा ये सब लिखे। यंग्स साइंटिस्ट हुए, यंग्स, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे लाइट प्रूव हुआ कि लाइट वेव है। जो थ्योरी मतलब बाकी लोगों ने थ्योरी जो बनाई थी उस थ्योरी को प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग को वेव ऑप्टिक्स में हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस्टेब्लिश हो गया कि लाइट क्या है, वेव है। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, लाइट वेव नहीं, क्या है, पार्टिकल है। और वो फिर फोटोन का सारा कॉन्सेप्शन दिए, उन्होंने फोटोन के कॉन्सेप्ट बनाए, वो जो हम लोग मान रहे हैं सब वैल्यूज, उन्होंने वो फॉर्मूले बनाए और फोटोन का डेफिनेशन दिया और कहा कि लाइट वेव नहीं, पार्टिकल है। लेकिन आइंस्टाइन पूरा थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी तो बनाई लेकिन कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि लाइट पार्टिकल है। तो जब वेव इस्टेब्लिश हो चुका है, थ्योरी बन चुकी है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म किए जा चुके हैं, तो फिर कौन उनकी बात सुनता कि नहीं वे पार्टिकल है, सारा वेव तो प्रूव हो गया था। तो आइंस्टाइन ने, कहा जाता है आइंस्टाइन ने भी ये चीज़ कहा तो था कि पार्टिकल है, बट सिंस वो प्रूव नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ो। फिर उन्होंने अपना पढ़ाई का दिशा बदल दिया, वो ग्रेविटेशन लगे पढ़ने, ग्रेविटेशन बहुत सारा पढ़ाई किया उन्होंने। लेकिन तभी जो वेव मानने वाला जो ग्रुप था, उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेनार्ड। जो वेव को मानने वाले थे उनका नाम था लेनार्ड। लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया, जो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने नहीं किया था, लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया था, जो खुद ही लाइट को वेव मानते थे। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो जो वेव थ्योरी वो लोग खुद से डिफाइन किए थे, बनाए थे, उस थ्योरी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट गलत हो जा रहा था। जो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम थे वेव थ्योरी मानने से गलत साबित हो जा रहे थे। तो बड़ा बवाल मचा कि अब क्या होगा, या तो वेव थ्योरी गलत हो गया या एक्सपेरिमेंट ही गलत है। तो एक्सपेरिमेंट को एक नहीं 10 बार परफॉर्म किए सब लोग, बट सेम रिजल्ट आ रहा था। और एक्सपेरिमेंट को आप निगेट नहीं कर सकते। कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो बार बार एग्जैक्ट सेम रिजल्ट दे रहा है, यू कैन नॉट चैलेंज ए एक्सपेरिमेंट, ऑफ कोर्स यू कैन चैलेंज अ थ्योरी। सो एक बहुत बड़ा बवाल मचा कि अब क्या किया जाए, लाइट को कैसे एक्सपेरिमेंट कैसे समझाया जाए। तो कहीं से गुप्त सूचना मिली आइंस्टाइन को कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है। तब वो कहे कि अब कहाँ है बताओ, सब बुलाओ सबको, अब समझाए वेव मान के तो मैं मान लूँ, है ना। तो फिर और कहे कि कोई वेव मान के समझा ले तो मैं मानता हूँ, और मुझे दीजिए मैं समझा देता हूँ पार्टिकल मान के, उनके हर एक चीज़ में समझा दूंगा, बिकॉज लाइट पार्टिकल है। तो सच में वेव वाले समझा नहीं पा रहे थे, अपना थ्योरी उनका गलत हो रहा था। सो दे रिक्वेस्टेड हिम, आइंस्टाइन, टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, दैट इज क्या,
photoelectric theory, and for that explanation he उन्होंने सब कुछ परफेक्ट समझा दिया, जो जो एक्सपेरिमेंट में हुआ था सब कुछ थ्योरी समझा दिया, थ्योरी सेट कर दिया, और इस समझाने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला इसी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या लेनार्ड लोगों ने पाया, कैसे वो आउटकम से वेव थ्योरी गलत साबित हुई, और कैसे आइंस्टाइन ने उसको समझा दिया। ठीक है, तो 3 बातें हम लोग करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या उन्होंने पाया, कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों ने और क्या पाया। तो तब हम लोग आइंस्टाइन से पूछेंगे कि आपने क्या थ्योरी डेवलप करी और फिर थ्योरी समझाई। तब 3 पार्ट इस चैप्टर का होगा। तो पहला पार्ट हम लोग भी देखा कि उन्होंने क्या पाया था। तो लेनार्ड लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक मेटल प्लेट लिया, यहाँ पे एक मेटल प्लेट लिया, और इस मेटल प्लेट पर लाइट के फोटॉन्स, मैं लाइट गिराए, फोटॉन्स तो जानते नहीं थे, बट वो लोग लाइट गिराए इस पर, वो लोग तो वेव कह के ही गिराए। तो एक्चुअली क्या था कि लेनार्ड लोगों को पता चला था कि कुछ ऐसे मेटालिक सरफेस होते हैं जिस पे लाइट गिराने से वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, ये बात उन लोगों को पता था। इसी का वो लोग और एक्सटेंशन कर रहे थे कि लाइट गिराते हैं किस सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इसी घटना को एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सम मेटल सरफेसेस, then electrons are emitted out of the surface, and that phenomena is known as photoelectric effect. So वही कर रहे थे वो। तो यहाँ गिरने से यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, फिर इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो इसे जाते थे, इससे टकरा जाते थे। फिर इन लोगों ने इन दोनों प्लेट को यहाँ पर एक माइक्रोएमीटर जोड़ दिया, ताकि ऐसा जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ताकि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब, ये तो मेटल न्यूट्रल था ना, तो न्यूट्रल मेटल में से ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा निकल के जाता था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता था। तो इलेक्ट्रॉन जब जाता तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर चल के इसमें आ जाता है, बिकॉज प्लस माइनस को किसी कंडक्टिंग से जोड़ोगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस माइनस को मिला के फिर खत्म कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते थे इस दोनों वायर जोड़ने से ऐसे चल के आते थे, और यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर नापने का एक एमीटर लगाया गया था, वो करंट को नाप सकता था कि हाँ करंट बह रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने एक सेटअप बनाया था। अब हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरे, इलेक्ट्रॉन चले, तो एक सबसे जो मुश्किल बात उन लोगों के लिए थी वो ये थी क्या कि इससे इलेक्ट्रॉन गिरे, जैसे लाइट गिरता था इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलना चालू हो गया। ठीक है, लेकिन समस्या क्या हुई कि अगर लाइट जब हम गिरा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं निकला, माने लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया तो फिर वो लोग क्या करते थे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते थे, भाई और ज्यादा एनर्जी गिराया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। बट ऐसा नहीं होता था। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग था। क्या फिर से अगर लाइट हम गिराए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं आया तो फिर से उस लाइट को बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उन्होंने उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, वेव की एनर्जी बढ़ाई, ताकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आए। बट ऐसा नहीं हुआ, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि लाइट जब गिर रहा है किस सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन लेके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर हम लाइट की एनर्जी को बढ़ाएंगे, अगर भाई है क्या, एक टर्म होता है वर्क फंक्शन एक टर्म होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, जब जो बात हो रहा था ना मेटल सरफेस पे
फोटॉन्स गिरते हैं ऐसा, तो लाइट इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी मेटल सरफेस से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल सरफेस। क्या क्या हो गया? वर्क फंक्शन क्या होगा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from a metal surface is known as its work function. तो ये बात तो सबको पहले से पता था कि भाई सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। तो जब ये कॉन्सेप्ट पता था सबको, तो वो चीज़ यहाँ लगाना चाहते थे वो लोग कि भाई हम लाइट गिराए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, तो ठीक है एनर्जी बढ़ा देते। एनर्जी बढ़ा देंगे तो ज़्यादा एनर्जी आएगा, तब तो इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए था। बट ये नहीं हुआ, यहीं पर सबसे बड़ा सेटबैक लगा। और उल्टा क्या था कि अगर दूसरा लाइट गिराए, कोई दूसरा लाइट गिरा दी, ये लाइट हटा कोई दूसरा लाइट गिराए, तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो उस लाइट का इंटेंसिटी कम करने से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता था। समझे बात? सबसे बड़ी समस्या ये थी, इसी मैंने यही समस्या था, वेव वालों को मैंने यही समस्या था कि हमने लाइट गिराया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से भी नहीं निकलता था। जितना इंटेंसिटी बढ़ा लो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते थे। लेकिन अगर लाइट गिराया और दूसरा लाइट को गिराया और इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो फिर अगर उस लाइट की इंटेंसिटी वो लोग बढ़ाना तो छोड़, बढ़ाने से तो बढ़ ही रहा था निकलना, घटा देने पे भी लाइट बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे। जबकि ये तो वेव थ्योरी के हिसाब से बहुत ही गलत है। भाई हम इंटेंसिटी घटा दिए, एनर्जी घटा दी, तब कैसे निकल रहे हो? तो ये बात नहीं समझ आई थी। यही बात आइंस्टाइन आगे जाके समझाए, ठीक है। और फिर कुछ इसमें से कुछ ग्राफ बने उन्होंने, इस बहने वाली करंट को उन्होंने प्लॉट किया, उस ग्राफ को भी आइंस्टाइन ने समझाया। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ग्राफ कैसे बने, क्या हुआ, सब कुछ समझाया आइंस्टाइन ने। तो जो मेन आपको हमने समझा दिया कि कहाँ पे मेन समस्या आ गई, ये बात फंस गए वो लोग कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं निकलता था। अच्छा, अब इस चीज को समझाने के लिए जब मेन यही चीज इसको समझाएंगे हम लोग, और भी कुछ चीजें आइंस्टाइन ने बताई, उस भी बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं कि एक्सपेरिमेंट तो ये हुआ और ये यहाँ उलझे लोग, तो आइंस्टाइन ने इसको कैसे सुलझाया, पहले वो एक पॉइंट साफ करते हैं, फिर आइंस्टाइन के द्वारा बाकी चीज़ों को समझाते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने सब जो ये न समझ आना या इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी के बारे में न समझ आना, इसमें जो सबसे बड़ी गलती हो रही वही कि लाइट को वेव माना जा रहा है, लाइट फोटोन है, लाइट पार्टिकल है। तो फिर आइंस्टाइन ने कहा कि देखिए कैसे समझाया आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट फोटोन है और फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी है। अब इंटेंसिटी, जब आप लाइट को फोटोन मानते हो तो इंटेंसिटी, देखो वेव मानते हो तो अलग चीज होगा। वेव में तो क्या होता है कि लाइट वेव माने तो यूनिट सरफेस एरिया में पर सेकेंड में कितना एनर्जी गिरा, वो उसका इंटेंसिटी हो गया। बट आइंस्टाइन ने कहा नहीं, अगर आप फोटोन मानते हैं तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन बदलना होगा आपको। क्या भाई? इंटेंसिटी एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट सेकेंड तो है, बट एनर्जी जो अगर आप इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं फोटोन से, तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की एनर्जी बढ़ाने का दो तरीका हुआ। एक तो लाइट का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाई,
एच न्यू बढ़ाइए या फिर इंटेंसिटी बढ़ाइए। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को आइंस्टाइन ने अलग कर दिया। कहा आइंस्टाइन ने कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एक एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाते हैं। जैसे 100 फोटोन गिर रहे थे, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो अभी भी 100 गिरेंगे, लेकिन हर एक का एनर्जी ज्यादा हो गया, इसलिए टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से, एनर्जी बढ़ाने के लिए दो तरीके, एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए और फिर कहा कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उतना ही फ्रीक्वेंसी के ज्यादा फोटॉन्स गिरा दे तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कहा कि पहले इन दोनों को अलग कीजिए, और वेव में ऐसा नहीं था। वेव में क्या है कि एनर्जी बढ़ाने मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, एम्पलीट्यूड बढ़ाना, ये सब चीजें। तो इस तरह के दो पार्ट कीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना अलग बात हो गया और इंटेंसिटी बढ़ाना अलग बात हो गया। तो कहा जब आप फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, नंबर नहीं। और इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब एक एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाना, फोटोनों की संख्या बढ़ा देना, ज्यादा संख्या गिरना। और ये परफेक्ट बात थी। जैसे बालक, मान लो कहीं पर एक ब्लू कलर की लाइट जल रही है, तो अगर हम उस लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो ब्लू के बाद कोई दूसरा कलर नहीं हो जाता है, और गाढ़ा हो जाता है कलर, और क्लियर दिखने, और ज्यादा साफ दिखने लगता है ना। तो जैसे रेड कलर है, रेड कलर की लाइट गिर रही है। अब रेड कलर में इंटेंसिटी बढ़ाना और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना क्या फर्क हो गया। अगर रेड कलर का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ध्यान रखो वो येलो ऑरेंज होना चालू हो जाएगा, कलर बदलना चालू हो जाएगा, बिकॉज कलर ऑफ ए लाइट इज डिफाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। सो रेड कलर का अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका कलर ही बदलना चालू हो जाएगा, और रेड कलर ही हो लेकिन वो और ज्यादा क्लियर दिखना चालू हो जाए बढ़ाना से, तो रेड का रेड ही रहे बट ज्यादा इंटेंस हो गया, तो वहां पे हमने किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, हमने फोटोनों को संख्या बढ़ाया, पिक्सल बढ़ा दिया, एक तरीके से ज्यादा साफ दिखने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया आइंस्टाइन ने, कहा कि अब आप समझा सकते हो। तो कहा कि सर पूरा बात पहले वही वाली जहां हम लोग फंसे, पहले वही वाली बात समझाइए कि हमने एक मेटल सरफेस पे लाइट गिराया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो इंटेंसिटी बढ़ाए तो भी नहीं निकला, और दूसरी लाइट गिराए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, उसकी इंटेंसिटी घटा दिए तो भी बाहर आए। ये कैसे हुआ। तब इस बात को आइंस्टाइन ने कहा कि देखिए लाइट फोटोन है, तो जब मान लीजिए कोई यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, और मेटल सरफेस है तो इसके बॉडी में हर जगह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, सरफेस पे अंदर में हर जगह भर के फ्री इलेक्ट्रॉन से। यही तो मेटल का डेफिनेशन होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दैट बॉडी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जब आप इसमें फोटोन गिराओगे, इसकी जितनी एनर्जी होगी, इस मेटल का भी एक वर्क फंक्शन होगा, कम से कम कितना निकलना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जरूर चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तभी वो बाहर आएगा। अच्छा, अब कहा कि मान लीजिए हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम यहाँ पर एक फोटोन गिराया, एक फोटोन जिसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है गिराया। अब ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को पा गया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वो सरफेस से बाहर आएगा तो इतना वो जमा कराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वहां जमा करा देगा। सरफेस से बाहर निकलना तो पहले आप वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी वहां जमा कराएंगे, तो बाउंड्री क्रॉस करेंगे आप। तो 4 मिला, उसमें से 2 उसने जमा कराया, और यहां से वो बाहर आएगा कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक बात है। अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इन फोटोनों की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, अब और ज्यादा यहां पर फोटॉन्स गिरेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया, तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो उनका जो समस्या था कि नहीं सर इंटेंसिटी घटाने से कैसे निकले,
तो आइंस्टाइन कहा कि सर समस्या ही खत्म हो गई। भाई इंटेंसिटी घटा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन आएंगे तो जरूर, बिकॉज आप इंटेंसिटी घटाने से फोटोनों की एनर्जी नहीं घट रही है, फोटोनों की संख्या घट रही है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, बट निकलेंगे जरूर। कहा ये सही बात है। अब कहा कि नहीं, वो बताइए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐसी लाइट गिराते थे कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते थे, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से भी नहीं निकले। तो आइंस्टाइन ने कहा कि आप देखिए, मान लीजिए आप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स गिरा रहे हैं यहाँ पर, तब क्या होगा? तो 1.5 का आएगा, तो 1.5 एब्जॉर्ब करेगा अगर, तो इसको तो चाहिए था कितना? 2, तो फिर तो ये इसको दे ही नहीं पाएगा, उतना तो जमा ही नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। सर ठीक है सर, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से क्यों नहीं निकला सर? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ये एनर्जी नहीं बढ़ती, संख्या बढ़ती है। ज्यादा लोग आएंगे तो आखिर तो मिलेगा इलेक्ट्रॉनों को कितना एनर्जी? 1.5 ही तो मिलेगा, तो बाहर आएंगे कैसे? वो उससे ज्यादा मिलता तब ना आते। तो ये बात तो सही, ये बात तो सही कहा कि भाई संख्या बढ़ाएंगे तो क्या एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। सो ये बात समझ में आया कि अच्छा ये सब, जैसे अगर आपके मन में ये लॉजिक आए कि सर 1.5 है आया नहीं निकला, एक और 1.5 आ जाए, 3 हो जाए, फिर निकल जाए, तब नहीं हो यार, ऐसा मन प्रश्न में आता है। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली लाइट का जो फ्रिक्वेंसी है ना, 1.5 आना 1.5 आना, इस बीच में जो टाइम का लैग है, उससे पहले ही इसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है लैटिस में। बिकॉज यहाँ तो कॉपर है, तो पूरा भर कोलिजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन होते हैं बहुत सारे, इसलिए ये ऐसा नहीं कई एब्जॉर्ब करके बाहर जा सकता है। उस एक एब्जॉर्ब होना और दूसरा एब्जॉर्ब होने के बीच में टाइम लैग होता है, उससे पहले ही ये इलेक्ट्रॉन इसे कोलिजन करके इसमें लॉस कर देता है। इसीलिए देखे होगे, अगर हम किसी सरफेस में अगर धूप में रख दिया किसी मेटल सरफेस को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं आया, लेकिन वो मेटल गर्म जरूर हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी आई, एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, लेकिन इसी में कोलिजन करके एनर्जी इसी में सबसाइड हो गई, तो एनर्जी इसके अंदर बढ़ती गई, तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। तो ये बात आइंस्टाइन ने समझाया, और फिर सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन सही है कि एक वर्क फंक्शन से ज़्यादा का एनर्जी का होगा तभी निकलेगा, वर्क फंक्शन के से कम का अगर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। और इसी बात पर आइंस्टाइन ने कहा कि एक्चुअली आइंस्टाइन ने ये भी कहा कि देखिए, मान लीजिए हम ये 4 गिराते थे, बट ये 4 आके किसी अंदर सरफेस वाला को नहीं, किसी अंदर वाले को मिल गया 4, तो क्या होगा? इसको सरफेस तक चलना होगा, फिर यहां से निकलना होगा, तो सरफेस तक चलने में भी कुछ एनर्जी का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। बिकॉज ये कंडक्टर है, कंडक्टर में तो रजिस्टर, रेजिस्टेंस जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन चलने से यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, तो इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है, तो इस सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी का वो लॉस करा देता है। जैसे ये 4 मिला, मान ली सरफेस तक आने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर गया, तो यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास अब बचेगा सिर्फ कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें से 3 में से 2 जमा कराएगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाहर आएगा। समझ बात? मान लीजिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिला, ये 4 इसको मिला, इस सरफेस तक आने में क्या? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस करा दिया, तो 4 में से 2 का लॉस हो गया, बचा कितना? 2, तो 2 जमा कराना है तो भी बाहर आएगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। 4 मिला, 2 यहां तक लॉस हो गया, 2 वर्क फंक्शन को देना पड़ा, तो उसके बाद सब कोई एनर्जी रह गया, तो 0 मतलब जस्ट उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, जस्ट बाहर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये खुद ही यहीं से यहीं जाने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस कर जाए, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस कर जाए, तो 4 में से 3 गया 1, यहां पहुंचेगा तो 1 होगा, वर्क फंक्शन 2 का है, अब वो बाहर नहीं आएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इवन इफ the energy of incident photons is greater than work function, it is not necessary that every electron will come out of the
मेटल सरफेस, सभी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, परसेंटेज 1% से भी कम होता है। इसलिए फोटो सेल आज की दुनिया में सक्सेस नहीं है। सोलर सेल होती है, सोलर सेल अलग होती है, वो सेमीकंडक्टर से बनती है, इससे नहीं बनती, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं उनमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे एकदम सरफेस पे होंगे, बिकॉज उनको सरफेस से निकलने में बॉडी के अंदर नहीं चलना पड़ेगा और चलने की वजह से कोई लॉस नहीं होगा। जो भी होगा, जो एनर्जी मिलेगी उसमें से वो लोग वर्क फंक्शन यहाँ जमा करेंगे, जस्ट बाहर आ जाएंगे। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, सरफेस वालों की। इसलिए उन्होंने फार्मूला दिया K मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई या W वर्क फंक्शन, फाई इज वर्क फंक्शन। सो एच न्यू, ये कितना एनर्जी आया, 4 माइनस 2। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फॉर्मूला। ये आइंस्टाइन फॉर्मूला है। आइंस्टाइन फॉर्मूला K max h nu minus 5, and for this calculation, this formula he was awarded Nobel Prize in Physics. Now with the help of this formula we will explain all the findings of this experiment, the different graphs and all things. ठीक है, हम लोग आज यही आज समझ ली कि कैसे उन्होंने एक थ्योरी दी थी। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो रिजल्ट्स आए थे उसको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं होल्ड करते हैं। ओके, थैंक यू।